हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जीके और हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम देखिए आपका 31 जुलाई को होने वाला है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे 200 प्रश्न आपका पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और अगर इस एग्जाम में आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। अपने ज़िले में या अपने घर के पास का कोई कॉलेज चाहेंगे तो बिल्कुल आराम से मिल जाएगा आपको 250 प्लस नंबर पे। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का पेपर है, जीके के पेपर में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, लगभग 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर पेपर से रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा। और इसमें सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, जैसे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है। तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया केवल न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में। यह तो आपका यहाँ पे सही दिया गया है। न्यायालयी छानबीन होता है उसमें सहायक या वैज्ञानिक परीक्षण है, यह तो सही है। पैतृत्व विवाद में यह भी आपका सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैतृत्व विवाद भी आपका सुलझ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, तो यह भी आपका यहाँ पे सही है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट का जो उपयोग है इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी होगा तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आपका आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा ही केंद्रीय मुद्रा जारी किया जाता है। भारत का जो केंद्रीय मुद्रा है वह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं को जो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राष्ट्रपति होते हैं। जो देखिए आपकी यहाँ पे सेनाएं होती हैं, जो सेनाएं होती हैं उसका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति रहते हैं। तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। बहुत सारे आपके यहाँ पे प्रश्न इससे रिलेटेड हैं वो जो पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उस टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है बुक से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, हीराकुंड पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड पनबिजली परियोजना दिया गया है, तो यह देखेंगे आपका है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सुरक्षा परिषद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का जो यहाँ पे प्रमुख रूप से उत्तरदायी अंग है वह सुरक्षा परिषद है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है तंजौर में प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने कराया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस को किया था। जो जापान देश था वह 1905 में, रूस बहुत शक्तिशाली देश है और उसको भी पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग दिया गया है तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत फूट। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो सूरत फूट हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 में हुआ था। यह पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान भी है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। बीएड में अभी रिसेंटली पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक हैं उसको आपको क्लियर करके एग्जाम में जाना है। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट आपको बताया गया राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका लियो होता है, जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? यह देखेंगे आपकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें जैसे माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जो कि यहाँ पे बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुशाला किसकी कृति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा विजय तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस यह पुस्तक है और इसके लेखक यहाँ पे हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि दिया गया, गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे जो राष्ट्रगान आपका है जनगण मन, इसकी रचना किए थे। यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो जनगण मन है इसको यहाँ पे 52 सेकंड में गाया जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का सभापति किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। संविधान सभा के जो सभापति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
सी वाला राइट आंसर होगा। अगर आपसे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी आपको ट्रिक करना है, और अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से जो मानसेहरा और जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख है वह खरोष्ठी लिपि में है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की कौन सी विधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उनका जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणी जो मत प्रणाली है उसके माध्यम से होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसी के सिफारिश पे जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त थे उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में दिए थे, यह भी आपका सही है, और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिया, यह भी आपका सही है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनको अर्थशास्त्र के लिए मिला था। जो अमर्त्य सेन थे उनको जो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। और जो नोबेल पुरस्कार होता है 6 क्षेत्रों में मिलता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे जो गुरु तेग बहादुर थे वह इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिनकी वजह से उनको मृत्युदंड दिया गया था, और औरंगजेब ने दिलवाया था, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे देखेंगे आपसे पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव के बारे में, यह भी यहाँ पे सिखों के ही गुरु थे, गुरु थे और यह 5वें गुरु थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इनको यहाँ पे जहांगीर ने मरवाया था, जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जहांगीर का बेटा था खुसरो जिसकी सहायता करते थे, और खुसरो अपने पिता के ही खिलाफ था जिसकी वजह से इनकी हत्या कराई गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है कि सभी बृहद ज्वारों से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषु के साथ पूर्णिमा या अमावस्या हो जाएगा। यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नील नदी का जो डेल्टा है उसको ओरिसिस भी कहा जाता है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है कि मैन कैंप का लेखक कौन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रभाव के साथ दक्षिण चला गया तथा सल्लेखन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओडायर। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह पॉइंट याद रखेंगे, और यही प्रश्न पूछा गया था आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का जो विभाजन है वो आपका यहाँ पे जो माउंट बेटन योजना थी उसी के स्वीकृति पर हुआ था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगरा शहर को किसने बसाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेरठ और जो टोपरा स्तंभ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 माह के लिए होता है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी राज्य है अगर उसमें राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो प्रारंभ में जो लगेगा वह 6 माह के लिए लगेगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 550 हो सकती है। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो हो सकती है वो 550। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। बाकी अगर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे लोकसभा की 81 यहाँ पे सीटें हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 80 सीटें हैं, आपको याद रखना 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, और टोटल की बात किया जाए तो यहाँ पे 250 हैं। पूरे भारत में 250 है, बाकी उत्तर प्रदेश में 31 हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे पूरे भारत में 550 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 80 है। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह देखेंगे हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर देखेंगे 2 एंग्लो इंडियन के जो सदस्य होते थे, व्यक्ति थे, उनको चुना जाता था, मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में हटा दिया गया संविधान संशोधन करके। तो इस समय 0 हो जाएगा, 0 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बाकी लोकसभा में जो सदस्य होते हैं 550 रहते हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला है, किसका विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था, उसी समय यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें जो लाला लाजपत राय थे उनको गहरी यहाँ पे चोट लगी थी और वह उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के दोहन की दर उन संसाधनों के पुनर्जनन की दर से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे कम हो और बराबर हो। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर रहता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए 1 रुपए के नोट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिव या जो वित्त मंत्रालय जो सचिव होते हैं उनका यहाँ पे रहना चाहिए। जो वित्त मंत्रालय के सचिव रहते हैं उनका हो जाएगा। 1 रुपए का नोट है तो उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बाकी जैसे 1 रुपए से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 रुपए वाला नोट है या 20 का नोट है या 100 का नोट है या 500 का नोट है, तो उस पर जो आरबीआई के गवर्नर रहेंगे उनका हस्ताक्षर होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मिस्र के राजा टालेमी ने निम्नलिखित में से किसे मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डायनोसिसस हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसी में देखेंगे जो भिलाई है और जो दुर्गापुर के जो यहाँ पे इस्पात कारखाने थे वह लगाए गए थे।
उसमें जो औद्योगिक क्रांति थी यहाँ पे जो आपका था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला कि बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य के जो सबसे ज्यादा नजदीक है वह आपका बुध ग्रह है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके किसके उपग्रह नहीं है, तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है, और सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो शुक्र ग्रह होगा। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। सांझ का तारा या भोर का तारा पूछा जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी का बहन पूछा जाए या पृथ्वी का जुड़वा बहन पूछा जाए, पृथ्वी का भग्नी पूछा जाएगा तो शुक्र ग्रह होगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है गोखुर झील। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे केसर बहुत ज़्यादा होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा जो यहाँ पे नदी परियोजना है वह आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से विवेक एक्सप्रेस करती थी, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। यह आपका ओल्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है वो वाराणसी में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो बी वाला राइट आंसर है। GSLV मार्क 3 क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह एक रॉकेट है। जो GSLV 3 है मार्क 3 है वह एक रॉकेट था, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नीला ग्रह है वह अपनी पृथ्वी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लाल ग्रह आप जानते रहेंगे कि मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस डिमोस याद रखेंगे, बीएड में पूछा गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको पीसी कल्चर कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मछली पालन दिया गया, मछली पालन का मतलब है कि मत्स्य पालन, जो मत्स्य पालन है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पे रेशम कीट पालन है, याद रखेंगे रेशम कीट पालन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया था। रेशम कीट जो पालन है इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। जो मधुमक्खी का पालन है उसको एपी कल्चर कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका यहाँ पे प्रथम स्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश में ऊन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि रीजनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार होता संभव है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इससे यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे रीजनरेटिंग थेरेपी है, इसी के माध्यम से डायबिटीज़ हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कैंसर, इन सब का इलाज होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है धूम्र कोहरा संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है यह आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद रखना है, बीएड में भी एक बार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह अशोक है। और उत्तर प्रदेश का फूल भी बीएड में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वह आपका यहाँ पे पलास है। पलास या जो टेंसू होता है उसका यहाँ पे जो फूल होता है वह होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया क्या है।
1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नील दर्पण में किए थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने किया था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से पेरिस में है। यूनेस्को दिया गया है, यूनेस्को के बारे में ही जानते रहिए कि इसका जो यहाँ पे मुख्यालय है वह कहाँ पर है, पेरिस में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके अलावा WTO और WHO, WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में। WHO है, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनके मुख्यालय यहाँ पे जेनेवा में। FAO का जो मुख्यालय है रोम में, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है डायट। इसको डायरेक्ट प्रश्न पूछता है बीएड में कि जापान की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? जापान की संसद को डायट कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अटल पेंशन योजना है, 18 से 50 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से वर्ष 1952 में भारत सरकार की जो प्रथम वन नीति है, वन नीति की बात किया गया तो वर्ष 1952 होगा, सी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह धनबाद में है। धनबाद दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर है। और जो धनबाद है वह देखेंगे झारखंड में है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसकी जो राजधानी है वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर अलग करता है। तो ए वाला राइट आंसर है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है बहुत ज़्यादा है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कोसी परियोजना दिया गया। कोसी परियोजना से जो बिहार राज्य है उसको लाभ प्राप्त होता है, और जो कोसी नदी है उसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जो बिहार का शोक है वह कोसी नदी को ही कहते हैं। अगला नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे बात हो गया या परियोजना हो गया उसको आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से चेन्नई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है मौर्य शासनकाल के नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से किसने विस्तृत विवरण दिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने दिया है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसको भी याद रखेंगे, वह भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसका भी संबंध क्रिकेट खेल से है। बिहार कूच ट्रॉफी है, इसका भी यहाँ पे जो संबंध है वह आपका क्रिकेट खेल से है, याद रखेंगे, दोनों बीएड में पूछा गया था। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री होते हैं। जो राज्य विधानसभा रहती है उसके जो नेता रहते हैं या जो प्रमुख रहते हैं वह मुख्यमंत्री रहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जो वैष्णो देवी का यहाँ पे मंदिर है वह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे लोग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है।
अगला है किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। किसी धन विधेयक को पारित होने से जो राज्यसभा होती है वह अधिक से अधिक सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि किसी राज्य का जो राज्य अध्यक्ष रहता है वह कौन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य के राज्यपाल रहेंगे। राज्य के जो राज्य अध्यक्ष होते हैं वह उसी राज्य के राज्यपाल रहेंगे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, या जो भी उस राज्य के राज्यपाल हैं वह रहते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। कि संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी से यहाँ पे जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है उनकी संख्या यहाँ पे 7 से घटा के 6 किया गया। तो डी वाला राइट आंसर है। इस समय अगर आपसे कोई पूछ दिया जाता है अगर एग्जाम में कि कितने मूल अधिकार हैं तो आपको ट्रिक करना है 6 मूल अधिकार है। पहले कितने थे? 7 अधिकार थे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों सेम होता है। और पहले देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार था वह भी आपका यहाँ पे मूल या मौलिक अधिकार था, और इसी को यहाँ पे 44वां जो संविधान संशोधन आया उसी के माध्यम से इसको हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया तो अब यहाँ पे 6 ही आपके बचे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखिए पहल योजना है वह एलपीजी सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों में हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो यहाँ पर आप लोग एलपीजी यूज करते हैं घरों में तो उसमें देखेंगे सब्सिडी मिलती है, तो उसी की बात किया जा रहा है, वह पहल योजना के अंतर्गत है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिंदी के प्रश्न है और यहाँ पे 50 हिंदी के प्रश्न मिलेंगे और इसमें दिया गया किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो य र ल व आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। तो इसमें से जहाँ पर भी आपको मिलेंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी वाले में मिल रहा है य व, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा संहार में। संहार में आपका क्या है? सम उपसर्ग लगा है। तो ए वाला राइट आंसर है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ठूंठ खड़ा है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। दुराशा का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दुह धन आशा से बनेगा दुराशा और इसमें है आपकी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भगवत भक्ति में संधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। विकर्षण का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण का जो विलोम शब्द होगा वह आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि विकर्षण का विलोम शब्द है, तो यह अभी जस्ट बताया गया आकर्षण। रात्रि का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रात्रि का जो पर्याय होता है यामिनी होता है, सबको पता है, रजनी होता है, निशा भी होता है, लेकिन जो सजनी दिया गया सजनी रात्रि का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा साक्षात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या देखेंगे हो जाएगा जो वन होता है, वन यहाँ पे पानी का भी अर्थ देता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसमें देखेंगे तत्सम शब्द नहीं है। दद हो गया, उष्ट हो गया, चक्षु, यह तो तीन तो तत्सम है, लेकिन यहाँ पे जो श्रृंगार लिखा गया है यह आपका तत्सम श्रृंगार नहीं लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? श्रृंगार लिखा गया, तो यह आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत का मतलब है तद्भव हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो श्रृंगार आपका लिखा जाता है वह आपका यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत। शांत रस का जो यहाँ पे अस्थाई भाव होता है वह निर्वेद होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जितने भी रस हैं और उसके अस्थाई भाव हैं इसको एग्जाम में करके जरूर जाइए, क्योंकि एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है और 2 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा अगर जो आप यहाँ पे रस और अस्थाई भाव पढ़ करके जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दही है, दही आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है, ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए, चारों वाक्य आप पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो पहला दिया गया, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तो पहले वाले में कोई गलती नहीं दिख रही है, तो ए वाला ही आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न दिया गया कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी छंद रहता है वह चरण में या तो आचरण और ये जो यति होता है उसमें विभक्त रहता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पे जो काला है यह क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी की या यहाँ पे का पाकर उसके प्रति यहाँ पे खालिस्तान का भाव प्रकट करना आवश्यक है, दिए गए विकल्पों से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, तो यहाँ पे सहायता और कृतज्ञता, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला शुद्धवर्तनी का चयन करें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व जो शुद्ध रूप से लिखा गया उसको देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला दिया है इसमें देखेंगे सही लिखा गया है, सी वाला राइट आंसर है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अपने काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तिमिर दिया गया है, तिमिर का बताना है विलोम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। त्रिमिर का मतलब होता है अंधकार और इसका उल्टा क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला है जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्य। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय और यहाँ पे माला, तो यहाँ पे हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पे मनोहर का समानार्थी सुहावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति यहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे होगा कि निर्लिप्तता पाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है, जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो दान की बछिया होती है उसका दांत नहीं देखा जाता, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें जो लोकोक्ति आपकी बिल्कुल सही होगी वह होगी कि दान की जो बछिया है उसके जो दांत होते हैं वह नहीं गिने जाते। या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 जुलाई को, आपको पता ही है कि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा।
तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़रूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।